सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के अलग अलग अंकों में हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति के गौरव की। आज हम आयुर्वेद के महासागर में से जो मोती चुनकर पतंजलि योगपीठ लाया है, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की पावन प्रेरणा से, परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के बहुत गहन पुरुषार्थ से, उनकी गहन रुचि से कि हमें देश में दोबारा से योग आयुर्वेद के नाम से स्वदेशी चिकित्सा पद्धति देनी है, उसके विषय में हमने सिद्धसार संहिता की बात की। हमने पिछले दिनों योग रत्न समुच्चय की बात की। ये सारी पुस्तकें 1100, 1200, 1400 साल पुरानी हैं। चंद्र निघंटु की बात की, वैद्य शत श्लोकी की बात की, रुचिवधु गल रत्नमाला की बात की, आहार रोचन की बात की, भोजन कौतूहल की बात की। तो ये ऐसे बिखरे हुए मोती हैं जिनके ऊपर देखिए आज कोई फार्मा की कोई कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो कई हजार करोड़ का कारोबार करती है। वो जब कोई रिसर्च करती है, कोई एक फार्मूला बनाती है। कैसे फार्मूला? जैसे अभी एक हाजमोला के नाम से ब्रांड है। ये जो हाजमोला का ब्रांड है, ये कई सौ करोड़ का ब्रांड है। मतलब एक 3-4 प्रकार के काली मिर्च नमक को मिला दिया और उसकी एक टेबलेट बना दी, तो वो कई सौ करोड़ का ब्रांड बन गया। तो एक वो फार्मूला, उसको इजाद करके एक कंपनी पॉपुलर हो सकती है। एक बाम बनाई झंडू ने, एक बाम का फार्मूला बनाया, उस बाम के आधार पर एक कंपनी खड़ी हुई और वो सैकड़ों करोड़ का कारोबार करती है। तो देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय अपना जीवन लगाकर कितने हजारों की संख्या में फार्मूले हमें दिए, और ये जो फार्मूले हमें दिए, इन फार्मूलों से के अंदर कितना गहरा विज्ञान छुपा हुआ है और इससे कितनी, ये तो देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। ऐसे ही ये जो विदेशी कंपनियां हैं, ये कोई बीपी की एक दवाई बनाती हैं, डायबिटीज की एक दवाई बनाती हैं, ये किसी जलने की कोई एक मलहम बनाती हैं, फंगल इन्फेक्शन के लिए कोई खुजली की एक दवा बनाती है, जैसे क्वाड्रिड्रम के नाम से एक दवा आती है, छोटी सी ट्यूब आती है। और कितने की आती है? 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए की, बिल्कुल 5 या 10 ग्राम उसके अंदर ट्यूब होती है, और वो जिसको फंगल इन्फेक्शन होता है उसको प्रयोग करनी पड़ती है। मैं डाटा देख के आपके सामने रखना चाहूंगा कि उसके अगर कारोबार को हम चेक करेंगे नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो उसका कारोबार कम से कम हो सकता है 500, 700, 1000 करोड़ रुपए का उसका कारोबार मिल सकता है। ऐसे फार्मूले, कैटाकिनाजोल के नाम से एक रसायन आता है, उस रसायन के आधार पर जितने भी एंटी डैंड्रफ के शैम्पू हैं वो बनते हैं। तो एंटी डैंड्रफ के शैम्पू बनाने की, उस कैटाकिनाजोल के शैम्पू बनाने की बहुत सी कंपनियां हैं, उसमें एक एक कंपनी कई 100 करोड़ का, हजारों करोड़ का कारोबार करती है। तो ये सारे ब्रांड अलग अलग फार्मूलों से आए हैं और ये फार्मूले हमारे पूर्वजों ने शोध करके बनाए हैं। तो ऐसे एक फार्मूले जिसके ऊपर एक कंपनी खड़ी हो सकती है। नोवार्टिस जैसी ऐसी कंपनियां हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों की दवाई बनाती हैं, तो वो कहती हैं कि इसके ऊपर हमने रिसर्च की है, और वो दवाई जिसकी लागत 500 रुपए है, उस दवाई को 1-1 लाख रुपए में बेचती हैं। और 500 रुपए की दवाई, 700 रुपए की दवाई को जब कोई हिंदुस्तानी कंपनी बनाना चाहती है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास इसका पेटेंट है, इसकी रॉयल्टी है, ये हमारी बौद्धिक संपदा है, ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हम इसको शेयर नहीं कर सकते, हम इसको किसी से बता नहीं सकते। तो भारत में जब भारतीय कंपनियों ने उस दवा को बनाना शुरू किया, तो वो कंपनी कोर्ट में चली गई, और जब वो कंपनी कोर्ट में गई, मुकदमा चलता रहा, बड़े बड़े वकीलों को उन्होंने खड़ा किया, तो कोर्ट को कहना पड़ा कि जब इस दवाई की लागत इतनी है, तो आप कई 100 गुना मुनाफा क्यों कमाते हैं? आपको लागत से आप 2 गुना बेच लीजिए, 5 गुना बेच लीजिए, 10 गुना बेच लीजिए। आप कहते हैं कि आपने रिसर्च की, चलिए मान लीजिए आपने रिसर्च की, तो आपने 10 साल तक उसको बेच लिया है, 15 साल तक बेच लिया है, तो रिसर्च में आपने जो लागत लगाई थी, इन्वेस्टमेंट की थी, वो तो सब आपने रिटर्न कर ली है। अब गरीब लोग यदि जिनको ब्लड कैंसर हो जाए तो वो कैसी दवाइयां खाएंगे? तो इसके लिए कोर्ट ने फैसला दिया कि अब भारतीय कंपनी भी उस दवा को बना सकती है। दवा 500 रुपए की बनती है, लेकिन बेची कितने की जाती है? 1 लाख रुपए की, 90,000 रुपए की, 1.5 लाख रुपए की। तो इन चीजों से को जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि हमारे ऋषियों ने उस समय जो शोध किया, तो उन्होंने कोई
अपना नाम, अपनी ब्रांडिंग, अपना कोई रॉयल्टी पेटेंट के लिए काम नहीं किया। और ठीक हमारे ऋषियों के इसी काम को पतंजलि योगपीठ आगे बढ़ा रहा है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग के ऊपर खोज की, योग के ऊपर शोध किया, तो ये योग उन्होंने अपने लिए प्रयोग नहीं किया। ये योग उन्होंने कहा कि ये महर्षि पतंजलि का योग है और इसको जो करेगा उसको लाभ मिलेगा। ये मेरा योग नहीं है, कोई पेटेंट नहीं, कोई रॉयल्टी नहीं, बल्कि फ्री में हर चैनल के ऊपर जाकर सिखाते हैं, हर विश्वविद्यालय में जाकर सिखाते हैं। देश के हजारों गांवों के अंदर, हजारों तहसीलों के अंदर, देश के सैकड़ों जिलों के अंदर जाकर सिखाया। विदेशों में 35 से अधिक देशों में जाकर सिखाया। 11 लाख कार्यकर्ताओं की तो ऐसी फौज तैयार कर दी कि मैं आपको पूरा योग सिखाता हूं, आप मेरे प्रतिरूप बनकर गांव गांव में फैल जाओ और योग सिखाने का काम करो। उसी भाव के साथ कि हमें जगत का कल्याण करना है, इसी प्रकार श्रद्धेय आचार्य जी ने जड़ी बूटियों के जितने फार्मूले हैं वो अपनी जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक में आपको लिखकर उपलब्ध करवाए कि आप ये पुस्तक लीजिए, आपको कोई दवाई खरीदने की जरूरत नहीं है, ये पुस्तक करके आप घरेलू उपचार का प्रयोग कीजिए। असाध्य रोग हो गया है तो पतंजलि ने कुछ दवाई जो घर में नहीं बन सकती, अब जैसे सोने की भस्म बनानी है तो कोई व्यक्ति सोना कहां से खरीद के लाएगा, 2 ग्राम उसको भस्म चाहिए, तो वो 200 ग्राम सोना खरीदकर, 500 ग्राम सोना खरीदकर वो घर में नहीं बना सकता। तो ऐसे लोगों के लिए पतंजलि ने, जैसे कोई अब उदरकल्प चूर्ण बनाना है, कोई दूसरा चूर्ण बनाना है, उसमें मान लीजिए 50 चीजें पड़ती हैं, तो जिसको हर व्यक्ति छोटे स्तर पर नहीं बना सकता, तो उसके विकल्प के रूप में दिव्य फार्मेसी ने, पतंजलि ने लागत मूल्य के ऊपर ये चीजें उपलब्ध करवाई हैं। तो लागत मूल्य पर ये चीजें उपलब्ध करवाने के बाद अब पतंजलि का एक निश्चय और भी है कि हमें घर घर में योग के साथ आयुर्वेद पहुंचाना है। और इस उद्देश्य के साथ हमारे पूर्वजों ने जो खोजें की थी, 90 लाख पांडुलिपियां जो नालंदा विश्वविद्यालय को जब बख्तियार खिलजी ने जलाया, तो जिनको जला दिया गया था, उस ज्ञान को जो कहीं, जैसे जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया तो उसकी एक कॉपी मान लीजिए नेपाल में है, एक कॉपी कहीं जर्मनी में है, कहीं फ्रांस में है, एक कॉपी कहीं मद्रास के किसी हस्तलेखागार में है, एक कॉपी कहीं जोधपुर के रियासत के किसी संग्रहालय के अंदर है। तो यहां पर टीम लगाकर पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी एक बड़े काम में लगे हुए हैं कि ये जो हमारे पुराने पूर्वजों की रिसर्च के बिखरे मोती हैं, इन रिसर्च को इकट्ठा किया जाए और इस रिसर्च को जन जन तक पहुंचाया जाए। इसके लिए पतंजलि योगपीठ का पांडुलिपि का विभाग बहुत अच्छी सेवा दे रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और हमने अलग अलग पुस्तकों की बात की, 1600 साल पुरानी पुस्तक जो ताड़पत्र पर थी, यदि हो सकता है श्रद्धेय आचार्य जी या पतंजलि उनको नहीं देखता और उनको संज्ञान लेकर उनको दोबारा प्रिंट नहीं करता, तो हो सकता है वो गल जाती, वो खत्म हो जाती और वो ऋषियों का ज्ञान खत्म हो जाता, क्योंकि उस ज्ञान की लिखित में केवल एक प्रति है। और वो एक प्रति यदि हमने नहीं उसको संभाला, नहीं उसको ऊपर शोध किया, नहीं उसको आज की भाषा में ट्रांसलेट किया, तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती और वो ज्ञान चला जाता। इस ज्ञान विज्ञान को सहेजने के लिए पतंजलि योगपीठ ने पांडुलिपि विभाग की स्थापना की है, जिसने 39 लाख पन्नों को डिजिटलाइज करने का काम किया है। अलग अलग पुस्तकों के बारे में हमने चर्चा की। आज मैं एक विशेष पुस्तक की आपके सामने चर्चा करने वाला हूं, जिसका नाम है हरमेखला। महाकवि माघ का नाम आपने सुना होगा। राजस्थान में एक कस्बा है भीनमाल, शायद अभी तो जिला भी बन गया हो, नहीं तो तहसील बन गई होगी। तो उस भीनमाल कस्बे में महाकवि माघ का जन्म हुआ और महाकवि माघ के ही वंशज, उनके पौत्र या परपौत्र माधुक जी हुए हैं, उन्होंने इसके ऊपर यह पुस्तक लिखी है। और जो पुस्तक लिखी है तो ऐसे कॉपी पेस्ट करके पुस्तक नहीं लिखी, उन्होंने आयुर्वेद का गहन रिसर्च किया है। रिसर्च के बाद यह पुस्तक लिखी। कब लिखी है? आज से 1200 साल पहले। इसका मतलब क्या है कि 8वीं शताब्दी में यह पुस्तक लिखी गई। इस हरमेखला का मतलब क्या है? हरमेखला का मतलब है, हर माने भगवान शिव शंकर, मेखला आपने बीच में तगड़ी बांधी होगी कभी, या जो अभी जो मॉडर्न लोग हैं वो जो बेल्ट बांधते हैं, या हम फौजी की बात करें तो वो जो थोड़ी सी चौड़ी बेल्ट बांधते हैं, तो आपने देखा होगा कि मेखला का अपना महत्व है। ब्रह्मचारी के लिए मेखला का अपना महत्व है। मेखला को भारतीय शास्त्रों में बड़ा महत्व दिया गया है। तो इसको कहा कि भगवान शंकर की जो मेखला है, मेखला क्या करती है? मेखला ऊर्जा देने का काम करती है, मेखला चुस्ती रखने का काम करती है, सफुर्ती देने का काम करती है, सुख देने का काम करती है, प्रसन्नता देने का काम करती है। तो ऐसी जैसे भगवान शंकर की मेखला है, मतलब जो भगवान को भी
आनंद की अनुभूति करवाती है उस शास्त्र के नाम पर उपमा देते हुए, क्योंकि महाकवि माघ के वो वंशज थे तो उन्होंने उपमा देते हुए इसका नाम हरमेखला रखा है, जो 2200 साल पुरानी ग्रंथ है। इसके अंदर क्या क्या है इसकी हम बातचीत करेंगे। मैं केवल पूज्य आचार्य श्री द्वारा लिखे हुए प्राक कथन की बात करूंगा। तो महाकवि माघ के ये वंशज हैं, ये भारतीय वाङ्मय की एक बहुत चर्चित रचना है, इसके ऊपर खूब चर्चा हुई है, खूब इसका नाम लोगों ने सुना है और इसका रेफरेंस बहुत मिलता है। वो कहते हैं कि इसके अंदर विषयों की विविधता है और उपयोगी विषय इन्होंने लिए हैं। इसके अंदर कौतूहल भी है, दुष्ट शत्रुओं का नाश कैसे करें। अब देखिए जो 7वीं 8वीं शताब्दी आ गई है ना, चाणक्य के समय के बाद आप देखते हैं तो चाणक्य नीति है, उसके अंदर जासूस कैसे रखे जाएं, राजा को कोई विष दे सकता है तो विष की परीक्षा कैसे की जाए। हमारी भोजनशाला है तो भोजनशाला में हम कुछ ऐसे पशु पक्षी रखते थे जिनको विष वाला खाना यदि सूंघाया जाए तो सूंघ कर वो बता देते थे। आजकल जैसे आप एयरपोर्ट के ऊपर देखते हैं ना कि जो जर्मन शेफर्ड या दूसरे कुत्ते होते हैं तो वो सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर कोई विस्फोटक तो नहीं है, कोई ड्रग्स तो नहीं है। तो ऐसे ही पशु पक्षी कौन से रखे जाएं जो भोजन को सूंघ कर उसकी टेस्टिंग करके बता दें कि राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। तो इन सब के बारे में चर्चा उस समय आचार्य चाणक्य के समय में आनी शुरू हुई। तो इस समय इन्होंने एक विषय लिया कि दुष्ट यदि कोई शत्रु है तो उसका दमन कैसे करना है। ये दुष्ट शत्रु दमन के प्रसंग आपको चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो हमारा काल अलग था। उस समय इतनी साम दाम दंड भेद की नीति नहीं चलती थी। इसके बाद फिर इसमें चिकित्सा शास्त्र है, गंध शास्त्र है, सुगंधों के ऊपर कैसे अलग अलग सुगंध बनाई जाएं, उद्यान कला है, बाग बगीचे कैसे बनाए जाएं, फूल पौधे कैसे लगाए जाएं, सौंदर्यकरण के पौधे कैसे लगाए जाएं, इसके साथ साथ भोजन कैसे बनाया जाए और अलग अलग रुचि के दूसरे विषय इसके अंदर हैं। तो इसके अंदर ये सारे विषय इसके अंदर समाहित किए गए हैं। और ये जो हरमेखला ग्रंथ है ये कैसा ग्रंथ है कि इसकी रचना के तुरंत बाद ये वैद्य समाज में बहुत प्रचलित हुई। देखिए हमने 3-4 पुस्तकों की चर्चा की है, चाहे सिद्धशार संहिता हो, चाहे योग रत्न समुच्चय हो, ये सारी पुस्तकें ऐसी हैं जो आयुर्वेद शास्त्र के माइलस्टोन के रूप में जानी जाती हैं, जिनकी खूब चर्चा होती है, जिनका रेफरेंस लेकर आगे के वैद्यों ने आगे की पढ़ाई की है और आगे के बारे में जानकारी की है। तो ये आयुर्वेद में हम बात करें कि आने वाले समय में, अभी संसद में आयुर्वेद के बिल के ऊपर, आयुर्वेद के विकास के ऊपर बात हो रही थी, तो आने वाले समय में हमें आयुर्वेद को प्रतिष्ठापित करना है। लेकिन कल्पना कीजिए कि आयुर्वेद के ये जो ऋषियों ने जो काम किया, ये जो आयुर्वेद के चिकित्सकों ने जो काम किया, यदि ये गायब हो जाता है तो आयुर्वेद को दोबारा से खड़ा करने के लिए और ज्यादा समय लगेगा, उसकी उतनी उपयोगिता नहीं हो पाएगी। तो ये बड़ा काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। तो इस हरमेखला की चर्चा चक्रपाणि दत्त करते हैं 11वीं शताब्दी में, निश्चल करते हैं 12वीं शताब्दी में। ये हरमेखला को बहुत सम्मान के साथ बहुत गौरव देते हैं। ये हरमेखला मिली कहां से? नेपाल में इसकी एक प्रति पांडुलिपि ताड़पत्र के ऊपर थी। इसकी कुछ प्रतियां साउथ के अंदर भी मिली, तेलुगु के अंदर मिली। अपने आयुर्वेद के विद्वानों ने यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि कुछ इनकी जो प्रतियां दूसरी जगह मिली उसके बारे में भी उनको छापने का प्रयत्न किया, क्योंकि ये जो हरमेखला है इसके अंदर जैसे मेखला के अंदर 7 लड़ियां होती हैं, वैसे ही इसके अंदर 7 अध्याय थे, 7 परिशिष्ट थे। तो उसमें से 2-3 ऐसे थे जो कहीं और नहीं मिलते थे, जो केवल नेपाल वाले में थे। तो इस हरमेखला को प्राप्त करके आपने जैसे किसी कमांडो को या किसी फौजी को देखा है, आप में से किसी ने एनसीसी की हो या पुलिस की जॉब की हो या अर्धसैनिक बल या आर्मी में जॉब की हो, तो आपने देखा होगा कि आर्मी के अंदर चुस्ती फुर्ती तभी आती है जब आप बेल्ट लगाते हैं। और जो रंग रूट होते हैं जिनको सिखाया जाता है, एनसीसी में भी सिखाया जाता है कि जो कमांडिंग ऑफिसर है वो बेल्ट के अंदर हाथ डालकर देखता है कि बेल्ट इतनी टाइट होनी चाहिए कि बेल्ट के अंदर उंगलियां नहीं जा सकें। तो जब बेल्ट टाइट होती है, हमारा मेरुदंड कसता है, तो हमारे शरीर के अंदर चुस्ती फुर्ती आ जाती है, हम उछलते कूदते हैं तो चोट लगने का खतरा खत्म हो जाता है। तो ये मेखला कुछ ऐसा ही काम करता है। तो इस पुस्तक के बारे में लेखक का ऐसा मानना था कि जिसको लेकर भगवान शंकर की मेखला की तरह जिसमें चुस्ती फुर्ती आए, तो इसका नाम एक उपमा के तौर पर हरमेखला दिया गया। इसका जो टीका मिला, माधुक पंडित जी ने जो टीका लिखा इसमें वो लिखते हैं कि ये विक्रमी संवत, ये 8वीं शताब्दी की बात करते हैं, 887 की। फिर 9वीं शताब्दी में ये हरमेखला और आगे पहुंचा। 11वीं शताब्दी में बंगाल के चक्रपाणि दत्त जी इसकी चर्चा करते हैं चिकित्सा सार संग्रह में। इसके बाद चक्रदत्त की रत्न प्रभा
कि टीका के रचयिता वैद्य शिरोमणि निश्चलकार भी बंगाल के थे, उन्होंने भी हरमेखला को उद्धत किया है। हरमेखला से बहुत से रेफरेंस लिए हैं। कश्मीर के निवासी क्षीर स्वामी जी ने भी हरमेखला निघंटु को के बारे में चर्चा की है। इसका मतलब क्या है कि अंग्रेजों के बारे में यह पढ़ाया जाता है ना कि अंग्रेज आए तो हमारा भारत एक हुआ, उससे भारत अलग अलग था। तो ये देखिए, राजस्थान के किसी हिस्से में कोई एक शोध होता है, वो शोध तत्काल, क्योंकि अगले प्रमाण तो मिले हैं 100 साल 200 साल बाद के भी, वो शोध तत्काल बंगाल में भी पहुंचता है, वो शोध तमिल तेलुगु कन्नड़ में भी पहुंचता है, साउथ में भी पहुंचता है, वो शोध नेपाल में भी पहुंचता है और वो शोध कश्मीर में भी पहुंचता है, वही शोध तिब्बत में भी पहुंचता है। तो इसका मतलब क्या है कि भारत पहले भी बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ था। और जैसे आज कॉन्फ्रेंस होती हैं, उसमें कुछ अच्छी कॉन्फ्रेंस भी होती होंगी, लेकिन आज कॉन्फ्रेंस के नाम पर तो फार्मा कंपनियां डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस आयोजित करती हैं। और जब वो डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस आयोजित करती हैं, बीमारी के नाम पर जो कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें अच्छी कॉन्फ्रेंस को छोड़ दीजिए, कुछ एक होती हैं, बाकी कॉन्फ्रेंस में तो डॉक्टर ये बताते हैं कि जी बस हमें आने जाने के हवाई टूर दिए जाते हैं, विद फैमिली हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। कॉन्फ्रेंस कम होती है, घूमना फिरना ज्यादा होता है, गिफ्ट वाउचर दिए जाते हैं, गिफ्ट पैकेट दिए जाते हैं और बदले में फार्मा कंपनियां कहती हैं कि बस आपको यही दवाई लिखनी है। उस साल्ट की दवाई जो 3 रुपए की आती है, उस 3 रुपए के स्थान पर 30 रुपए की दवाई आपको रखनी है। ये बार बार सिखाया जाता है, बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो ये आज की कॉन्फ्रेंस में होता है। तो पुराने जमाने में भी कॉन्फ्रेंस होती थी, जो रिसर्च होती थी वो रिसर्च चलती थी। और आज दुख की बात है कि आज जो रिसर्च होती है वो रिसर्च बदल जाती है। थोड़े दिन पहले हमें कहा गया कि चीनी का और हार्ट डिजीज का कोई लिंक नहीं है। थोड़े दिन बाद खबर आती है कि 1960 के दशक में चीनी के बारे में पता लग गया था कि इससे दिल की बीमारियां होती हैं, लेकिन चीनी की लॉबी ने हार्वर्ड के उन साइंटिस्ट को लाखों डॉलर की रिश्वत दी कि आपको हार्ट की डिजीज को चीनी के साथ लिंक नहीं करना। क्यों? क्योंकि खाने पीने का जितना बाजार है उसमें 30% चीनी की हिस्सेदारी है, शुगर की लॉबी की हिस्सेदारी है। यदि शुगर को खाने में हार्ट की बीमारी से लिंक कर दिया गया तो लोग चीनी का प्रयोग कम कर देंगे। चीनी कम खाएंगे तो केक कम खाएंगे, पेस्ट्री कम खाएंगे, बिस्किट कम खाएंगे, बेकरी के आइटम कम खाएंगे, चीनी कम खाएंगे, मैदा कम खाएंगे, नमक कम खाएंगे तो पिज्जा खाना बंद कर देंगे, तो स्नैक्स खाना बंद कर देंगे। चीनी कम खाएंगे तो हेल्थ टॉनिक कम बिकेंगे, चीनी कम खाएंगे तो जूस कम बिकेंगे, चीनी कम खाएंगे तो पेप्सी और कोक की कोल्ड ड्रिंक बिकनी बंद हो जाएगी, वो लोग कम पिएंगे। तो ये षड्यंत्र करके पहले चीनी को नहीं बताया, कोलेस्ट्रॉल के लिए घी को जिम्मेदार किया, हमारा देसी घी खाना छुड़वा दिया। उसके बाद पता लगा कि सबके अंदर विटामिन डी की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि विटामिन डी फैट में सोल्यूबल है शरीर में। हमने विटामिन डी पहले तो लेना बंद कर दिया, लेना शुरू किया तो शरीर के अंदर विटामिन डी को प्रिजर्व करने के लिए, विटामिन डी को शरीर के अंदर जज्ब करने के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए हमने देसी घी नहीं खाया, तो फैट हमारे शरीर के अंदर से कम हो गया। अच्छे फैट की जगह हमें रिफाइंड तेल के रूप में, हमें वनस्पति घी के रूप में हाइड्रोजनेटेड फैट हमें दिया, जिससे हमारी तरह तरह की बीमारियां लगी। तो आज का जो साइंस है वो हर 50 साल में बदल जाता है, थ्योरी बदल जाती है। अभी साइंस आया कि आरओ को प्रयोग करें, उसके बाद ये पता लग गया कि आरओ को प्रयोग करेंगे तो मिनरल्स कम हो जाएंगे। फिर हमारे आज के आधुनिक साइंस ने कहा कि यदि आपको किचन में अच्छा खाना बनाना है, कम तेल का खाना बनाना है, तो टेफ्लॉन के नॉन स्टिक का प्रयोग करें। थोड़े दिन बाद 20 साल बाद पता लगा तो ये नॉन स्टिक की टेफ्लॉन तो बहुत हानिकारक है। पहले हमें बताया गया कि ये जो माइक्रोवेव है ये तो बड़ा चमत्कारिक इक्विपमेंट है, इसके अंदर तो खाना बन भी जाता है, खाना 30 सेकंड के अंदर गर्म हो जाता है। बाद में पता लगा कि इस माइक्रोवेव के अंदर तो ऐसी वेव्स जनरेट होती हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल को कई लाख बार 1 सेकंड में हलचल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, जिससे उसके ऐसे मॉलिक्यूल्स टूटते हैं कि उसके बाद वो कैंसरस हो जाता है। हमने अपनी थ्योरी बदली है, लेकिन पुराने जमाने की हम देखते हैं तो 8वीं शताब्दी में जो हरमेखला में लिखा हुआ है वो महर्षि चरक सुश्रुत वाग भट्ट का बेस है। और हरमेखला में जो लिखा है वही उद्धरण 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में कश्मीर में मिलते हैं, बंगाल में मिलते हैं, तिब्बत में मिलते हैं, नेपाल में मिलते हैं,
कर्नाटक में मिलते हैं, तमिलनाडु में मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ बहुत व्यवस्थित और बहुत सुदृढ़ स्वदेशी चिकित्सा का सिस्टम था और विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे उस सिस्टम को नष्ट करने का काम किया है। इस हरमेखला में और क्या है, देखिए इस हरमेखला में जैसे कुछ चमत्कारिक भी हैं, जैसे हिंगू गुलिका के प्रभाव से शाल मली वृक्ष के फल और फूल को गिराना, कतक चूर्ण से पंकिल जल को, मतलब एक प्रकार का ऐसा चूर्ण जिसमें गंदे पानी को साफ करने का सामर्थ्य हो, हल्दी व सुहागा को मिलाकर कुमकुम का वर्ण, मतलब अलग कलर मिलाना, हल्दी का कलर कुछ और है, सुहागे का और है, दोनों को मिला के कुछ और बना दिया। बुझते हुए दीपक को गंधक के चूर्ण से दोबारा से जलाना। आजकल जो कैंडल आती है ना, किसी के बर्थडे के ऊपर जाएं तो आपको देखेंगे कुछ ऐसी कैंडल मिलेंगी जिसमें आप फूंक मारो तो एक बार तो बुझेगी लेकिन फिर से जल जाएगी। तो ऐसी कैंडल बच्चे पसंद करते हैं। तो ऐसी कैंडल तो 1400 साल पहले हमारे हरमेखला में दीपक के बारे में लिखा हुआ है। तो इसके बारे में इसके अंदर जो अध्याय हैं उसमें बहुत डिटेल में, पहले अध्याय में अमिट शाही बनाना, ऐसी शाही बनाना जो अंधेरे में पढ़ी जा सके। इसके साथ साथ दूसरे परिच्छेद में उस समय क्योंकि दुश्मन बहुत होते थे, विदेशी आक्रमणकारी आते थे, तो दुश्मन का दमन कैसे करना है उसके बहुत से फार्मूले दिए गए हैं। तीसरे परिच्छेद में साइकोलॉजी के विषय में बताया गया है, सम्मोहन के विषय में, वशीकरण के विषय में। चौथे परिच्छेद में, इसके चौथे अध्याय में सारभूत नुस्खे लेकर जो उन्होंने प्रैक्टिकल किए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। पांचवें इसके अध्याय में, पांचवें विषय में गंध के रूप में, सुगंध के रूप में पूरी जानकारी दी है। इसमें कैसा जल बनाएं, सुगंधित जल कैसे बनाएं, दंत धावन सुगंधित विधि से कैसे करें, मुख शोधन की विधि कैसे करें, मुखवास की विधि कैसे करें, सुगंधित तेल कैसे बनाएं, सुगंधित स्नान के लिए जल कैसे बनाएं, सुगंधित स्नान के लिए चूर्ण कैसे बनाएं, उपटन कैसे बनाएं, धूपवृत्ति इत्यादि का सुगंधि के लिए। और जैसे सबको कस्तूरी नहीं मिलती थी पुराने जमाने में, अभी भी नहीं मिलती, अभी तो बिल्कुल खत्म हो गई, कपूर, कुमकुम, इनको कृत्रिम रूप से कैसे बनाएं, मतलब इनके लाभ लेने हैं लेकिन आम आदमी उसका लाभ ले सके उसके तरीके भी इसके अंदर बनाए गए हैं। गंधक शास्त्र बहुत डिटेल में अपने यहाँ बहुत विकसित अवस्था में था, इसके बारे में आज हम जानते हैं तो पता कर सकते हैं। और ये जो शास्त्र जानते हैं वो बाम भी बना सकते हैं, वो हाजमोला जैसी कोई भी गोली भी बना सकते हैं, कोई भी चूर्ण भी बना सकते हैं। ऐसे पांचवें परिच्छेद में हरमेखला निघंटू है, इसमें निघंटू के बारे में पूरी जानकारी है। इसके साथ साथ छठे परिच्छेद में अगर कोई उद्यान बनाना है, बाग बनाना है तो क्षेत्र का चयन कैसे करना है, लैंडस्केप कैसे करना है, उसके बाद क्षेत्र का सुधार कैसे करना है, बीज संस्कार कैसे करना है, वृक्ष रोपण कैसे करना है, वृक्षों को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे संवर्धन करना है। सातवें परिच्छेद में रत्न, सोने, चांदी, जितना भी मेटेरियल साइंस है ना, धातु विज्ञान है, उसका विवरण दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो इन 7 परिच्छेदों से ये हरमेखला पूर्ण होती है। अब मैं विषय को समापन की ओर लेकर जाता हूं, उससे पहले दिव्य प्रकाश, आपको ये हरमेखला चाहिए तो आप कहां से लेंगे? आपको ये चाहिए तो आप दिव्य प्रकाशन से मिला सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप के नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये लगातार अभी 2 मिनट तक रहेंगे तो आप इसकी फोटो खींच सकते हैं। तो इसके ऊपर आप ये ले सकते हैं। इस हरमेखला को पतंजलि ने प्रकाशित किया है, और पतंजलि ने प्रकाशित किया है तो इसमें 1100 साल पुरानी पुस्तक में नुस्खे बहुत हैं। इस हरमेखला में लगभग ये 614 पेज की पुस्तक है, और इस 614 पेज की पुस्तक को फोटोकॉपी से भी कम मूल्य है, 450 रुपए में हार्ड बाउंड में, जिसके अंदर भी सिलाई की हुई है एक एक पेज की, कि आप इसको घर पर रख लें तो 100 साल तक इस पुस्तक का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये केवल 450 रुपए में पतंजलि इसलिए उपलब्ध करवाती है ताकि हमारे पूर्वजों का ज्ञान हिंदुस्तान में जगह जगह पहुंच जाए, पूरी दुनिया में पहुंच जाए, ताकि कोई इसको हल्दी की तरह, नीम की तरह इसका पेटेंट नहीं करवा पाए। अब इसके कुछ नुस्खे हैं, उसकी मैं बात करता हूं। जैसे आज भृंगराज तेल के साथ गुंजा फल का चूर्ण मिलाकर सिद्ध किए हुए तेल में कुष्ठ, सुगंध मूरा, छोटी इलायची, जटामासी के चूर्ण को मिलाएं और इसको फिर सिर पे लगाते हैं तो बाल जल्दी से बढ़ते हैं। आज हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो एक बाल लगाने के 500 रुपए ले लेते हैं, जिनके बाल लगाते हैं। ऐसे ही अब किसी को रूसी है तो रूसी का इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि आंवला फल, आर्गवध के प्रवाल कोपल को लेकर, प्रपुन्नाट के बीज और लाक्षा, इन सब को मिलाकर सिद्ध किया हुआ लेप अत्यंत भयंकर फंगल, उस समय इसको रूसी को
डैंड्रफ को दारुणक कहा जाता था, फ्यास या रूसी को नष्ट कर देता है। ये अगला एक फार्मूला लिया हुआ है। फिर आगे वो फार्मूला देते हैं कि यदि बालों को काला करना है तो शेलू, हरितकी, खंबारी, गुंजा, कली वृक्ष, इन सब को लेकर हम नशे लें तो बाल काला होंगे। तो छोटे छोटे प्रयोग, अश्वगंधा हमारे पास मिलती है तो उससे हम कौन कौन सी करते हैं। जैसे किसी को जो खूनी बवासीर हो जाती है तो खूनी बवासीर के लिए जो कोमल बेल के पत्ते यदि कोई प्रतिदिन प्रयोग करता है और इसी प्रकार काले तिल को मक्खन में मिलाकर प्रयोग करता है तो खूनी बवासीर में बहुत जल्दी राहत मिलती है। तो ऐसे नुस्खे इसके अंदर दिए गए हैं। मैं अब आपसे विदा लेता हूं। ऐसे ही हम आगे और अलग पुस्तकों की चर्चा करेंगे। तो पतंजलि ने, मैं पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में बार बार नमन करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं पतंजलि योगपीठ में रहता हूं, मैं इसलिए नमन करता हूं कि उन्होंने यदि इस ज्ञान को बाहर नहीं निकाला होता, आज हम सबके सामने पहुंचाया नहीं होता, तो ये सारा ज्ञान विज्ञान गायब हो जाता। तो ये आधुनिक युग के धन्वंतरी पूज्य आचार्य जी और आधुनिक युग के महर्षि पतंजलि, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को प्रणाम, जिन्होंने योग की क्रांति की और आयुर्वेद की क्रांति की। आप और हम इस क्रांति में सहभागी बन सकते हैं। इस क्रांति में सहभागी बनने के लिए हम और आप एक संकल्प कर लें कि हम कम से कम योग आयुर्वेद के जो दादी नानी के नुस्खे हैं, जो हम कर सकते हैं, वो करेंगे और अपने जीवन में स्वदेशी का पालन करेंगे। और ऐसी कुछ पुस्तकें अपने घर में जरूर रखेंगे। इसलिए नहीं, देखिए ये पुस्तकों का सारा विभाग नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है, बल्कि इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट जो आप दंतकांति खरीदते हैं और चीजें खरीदते हैं वो रिसर्च में लगाई जाती है। तो इन सब के पीछे यदि हम बात करें तो इसके पीछे केवल ये भावना है कि जैसे अमेरिका ने नीम के ऊपर, हल्दी के ऊपर पेटेंट ले लिया तो फिर कोई पेटेंट ना ले पाए। हमने यदि पुस्तक छापी होगी तो हम क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारी थी। आज हमारी पांडुलिपियों के ऊपर नासा शोध कर रहा है। हमारी पांडुलिपियां जर्मनी पहुंची हुई है, फ्रांस पहुंची हुई है। दूसरे देशों में लोग इनके ऊपर शोध कर रहे हैं कि इनके अंदर कोई विज्ञान मिलेगा, इनके अंदर गहरा साइंस है। और हम इसको भुला दें तो ये बहुत पीड़ा की बात रहेगी। तो आप और हम मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।